नमस्कार। तो आज अपन पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन क्वेश्चन आंसर्स को अपन देखेंगे। ठीक है, प्रश्न है, आंसर है, इसी प्रकार के लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न आंसर देखने वाले हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भाई आसियान से क्या तात्पर्य है। ठीक है, आसियान आपने जो क्षेत्रीय संगठन वाला अपना चैप्टर है उसमें से ये प्रश्न है कि आसियान से क्या तात्पर्य है और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखिए, इस तरीके से अगर दो प्रश्न आते हैं, आप इसमें दो प्रश्न हैं तो आपको दोनों का अलग अलग आंसर लिखना है। दो प्रश्न है तो आंसर भी आपको इसी तरीके से लिखना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये 2 नंबर का अगर प्रश्न आया ना, अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 नंबर इसका रहेगा और 1 नंबर जो है वो इसका रहेगा। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर मिलेंगे, तो आंसर भी इस तरीके से लिखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, जो प्रश्न पहले पूछा गया है उसका आंसर पहले देना है। जैसे आसियान से क्या तात्पर्य है, तो पहले आपको यह बताना है आसियान है क्या, और फिर बताना इसका उद्देश्य क्या है, तो वो आपको बाद में लिखना है। तो पहले आप लिखेंगे आंसर उत्तर लिख करके कि जो आसियान है। अब देखिए, आसियान हिंदी में आपने लिखा और आपको इंग्लिश में अगर आप लिख देते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ये आपको इंग्लिश में साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये आपको इंग्लिश में लिख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे एसोसिएशन, आसियान में आएगा, देखो इसमें लिखते हैं ए, आसियान का ए रहेगा, उसके बाद एस, उसके बाद ई, उसके बाद ए और उसके बाद एन, आसियान। तो ए फॉर एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, उसके बाद में एस फॉर साउथ, ई फॉर ईस्ट, ए फॉर एशियन एंड एन फॉर नेशंस। ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। तो आसियान जो है ना वो क्या है, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक सैनिक एक संगठन है, सैनिक नहीं है, एक क्षेत्रीय संगठन है। आप लिखेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक योजना या बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ हुई थी। बैंकॉक योजना या फिर आप लिखेंगे बैंकॉक घोषणा पत्र। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र के साथ, बैंकॉक घोषणा के साथ में 1967 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। तो आप लिखेंगे 1967 में बैंकॉक योजना के तहत इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, इन 5 देशों ने मिलकर के की थी। ओके, तो ये तो हो गए इसके संस्थापक देश। तो ये आसियान से क्या तात्पर्य, इसका प्रश्न हो गया, इसका उत्तर हो गया पूरा। आगे आपको लिखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो आप यहां पे लिखेंगे कि आसियान का प्रमुख उद्देश्य, इस तरीके से करके आपको लिखना है, प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र, ये जो आसियान, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का जो संगठन है, इसके अधीन जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं, इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को तीव्र करना एक, और दूसरा उसके साथ ही जो है वो सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना। तो इसी तरीके से लिखना, एक तो आर्थिक विकास करना, आपस में मिलकर के एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे देश की, जैसे कि मुक्त व्यापार क्षेत्र लागू करना, समझौते करना, है ना, इस तरीके की चीजें रहेगी। उसके बाद में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हासिल करना। तो ये हो गया आसियान। आपने देखा इसका तात्पर्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। याद रखना, आसियान इसका एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है और इसमें 5 राष्ट्रों ने मिलकर के 1967 में इसकी स्थापना की थी। 5 राष्ट्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ओके, और इंडोनेशिया की जकार्ता में इसका सचिवालय है या फिर इसका मुख्यालय है। छोटा प्रश्न भी बन सकता है, अगर जब बड़े प्रश्न करते हैं ना तो आपको जो है वो क्लियर हो जाते हैं छोटे प्रश्न। जकार्ता, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका क्या है, सचिवालय है, सचिवालय या फिर इसे सचिवालय, ओके, सचिवालय या फिर अपन मुख्यालय भी बोलते हैं जिसे, मुख्यालय। तो यहां पर है इसका मुख्यालय। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है कि भाई मंडल मुद्दा क्या था, स्पष्ट कीजिए। मंडल मुद्दा क्या था, स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर आपको देखो लिखना है, मंडल मुद्दे के बारे में अपन इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं। 1990 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी। ओके, राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार थी और इस राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था।
बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में एक मंडल आयोग का गठन किया था और उससे क्या करना था कि जो ओबीसी वर्ग था, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, उसके रिजर्वेशन पर चर्चा करनी थी। उसके रिजर्वेशन के बारे में सरकार को इसने जो सिफारिशें करी थी, तो सरकार ने क्या किया कि राष्ट्रीय मोर्चे की जो सरकार थी उस सरकार ने इन सिफारिशों को 1990 में लागू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो मंडल आयोग की सिफारिशों में यह प्रावधान किया गया था कि केंद्र सरकार नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे ओबीसी कहते हैं, ओके, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो अन्य पिछड़ा वर्ग जो है इनको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। किस में आरक्षण प्रदान किया जाएगा? सरकारी नौकरियों में। केंद्र सरकार की जो भर्तियां हैं उसमें ओबीसी वर्ग के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की थी और इन सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया। अब जब सिफारिशें लागू करी तो उसके बाद देखो क्या हुआ कि केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के विभिन्न भागों में मंडल विरोधी हिंसक प्रदर्शन हुए। अब लोगों ने रिजर्वेशन के खिलाफ, इस आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? अन्य पिछड़ा वर्ग को प्राप्त आरक्षण के समर्थक और विरोधियों के बीच चले इस विवाद को मंडल मुद्दा कहा जाता है। तो एक तरफ समर्थन में रैलियां निकल रही है, एक तरफ विरोध में जो है वो प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इसे ये जो विवाद चला था इसे मंडल मुद्दे के नाम से जाना जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो अगला हमारा प्रश्न है उसको लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं ये जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं, इसके अलावा आपके जो मॉडल पेपर्स हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हमने पॉलिटिकल साइंस के 10 मॉडल पेपर्स बनाए हैं, तो वो मॉडल पेपर्स भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है ऐप पे जा सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर पे लिखेंगे एजुकेशन राइज। हाँ, आपको लिखना है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज आप लिखेंगे प्ले स्टोर पर, तो इस नाम लिखेंगे तो वहां पे ऐप मिल जाएगा हमारा, वहां से भी आप इसे ले सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है अपना, वो प्रश्न है भाई कि गठबंधन सरकार के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क दीजिए। गठबंधन सरकार जो होती है उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। तो गठबंधन सरकार के पक्ष में दो तर्क देना है। पहला तो यह है क्षेत्रीय संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है। मतलब क्या होता है कि जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं, जो एक क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं, वो भी जब सरकार के साथ जुड़ जाती हैं तो सरकार उनके भी हितों का ध्यान रखती है। तो इससे क्या होता है कि जो क्षेत्रीय संतुलन होता है वो वहां पे बनता है। और दूसरा होता है विभिन्न पक्षों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। तो जितने भी अलग अलग जो पक्ष होते हैं जो सरकार का समर्थन करते हैं, सरकार के साथ जुड़ जाते हैं, वो उन सभी को वहां पे क्या होता है, उन सबको जो है उनका प्रतिनिधित्व मिल जाता है। लेकिन इसमें इसके विपक्ष में आप अगर तर्क देंगे तो पहला तो होता है राजनीतिक अस्थिरता, क्योंकि ये जो गठबंधन की सरकार बनी है ना, ये स्थायी नहीं होती है। कब किसके हितों के बीच में टकराव आ गया तो कौन समर्थन वापस ले ले कुछ कह नहीं सकते। तो एक तो क्या होता है कि इसमें अस्थिरता होती है, और दूसरा नीतियों में दृढ़ता का अभाव होता है। सरकार दृढ़ निश्चय नहीं ले सकती। सरकार किसी भी डिसीजन को लेने से पहले देखती है कि भाई कि कोई भी पार्टी समर्थन वापस नहीं ले ले। तो एक तरीके से इसमें क्या होता है कि दृढ़ता का अभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न है भाई कि पेरियार के नाम से दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध राजनेता को जाना जाता है। पेरियार से आपको बताना है पेरियार के नाम से कौन जाना जाता है। तो आप लिखेंगे ईवी रामास्वामी नायकर। ओके, और जिनका पूरा नाम अगर अपन देखें तो जिनका पूरा नाम है इरोड वेंकट नायकर रामासामी, ये इनका पूरा नाम है। और ये जो है ना, ये इनका जो पूरा नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, इनको पेरियार के नाम से जाना जाता है। 1979 में जन्मे, 1879 में, सॉरी 1900 नहीं है, 1879 में जन्मे ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है। और पेरियार का अर्थ तमिल भाषा में होता है सम्मानित व्यक्ति। इसे तमिल भाषा में क्या कहते हैं भाई? सम्मानित व्यक्ति। ओके, तो तमिल भाषा में पेरियार का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति के नाम से जाना जाता है।
और 20वीं शताब्दी के तमिलनाडु के एक प्रमुख जो है राजनेता और दलित शोषित गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं पेरियार। पेरियार का तमिल भाषा में अर्थ होता है सम्मानित व्यक्ति। 1879 में इनका जन्म हुआ था। इनका पूरा नाम है ईरोड वेंकट नायकर रामासामी। ओके, ईरोड वेंकट नायकर रामास्वामी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई अपना, हाँ, पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न है क्षेत्रवाद और पृथकतावाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्षेत्रवाद का मतलब होता है प्रांतवाद, क्षेत्रवाद का मतलब होता है प्रांतवाद, ओके, और पृथकतावाद का मतलब होता है अलगाववाद। तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? देखो, क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है। क्षेत्र मतलब किसी क्षेत्र विशेष के लोग चाहते हैं कि भाई सबसे प्रायोरिटी जो है ना यहाँ के स्थानीय लोगों को मिले किसी भी क्षेत्र में, तो वो एक क्षेत्रवाद हो गया। अपने जो क्षेत्रीय जो अवसर हैं उसमें सबसे पहले क्षेत्रवाद जो है वो क्षेत्र के लोगों को जो है वो अवसर मिले, तो ये क्षेत्रवाद होता है। तो क्षेत्र उस छोटे से क्षेत्र से है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और औद्योगिक कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए जागृत है ना। उन्हें अपने अधिकारों के लिए वो जागृत रहते हैं कि भाई किसी भी क्षेत्र में, जैसे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक, किसी भी जैसे नौकरियों की बात अगर हो रही है तो प्रायोरिटी उस क्षेत्र के लोगों को मिले, ये क्षेत्रवाद कहलाता है। क्षेत्रवाद केंद्रीयकरण के विरुद्ध क्षेत्रीय इकाइयों को अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्रदान करने के पक्ष में है। ओके, और दूसरी तरफ है पृथकतावाद, या फिर इसे अलगाववाद भी कहते हैं। पृथकतावाद को अलगाववाद कहते हैं। से अभिप्राय संपूर्ण इकाई या राज्य के कुछ क्षेत्र को अलग करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मांग करना है। क्षेत्रवाद की उग्र भावना ही अलगाववाद को जन्म देती है। ओके, समझ में आ गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है छठा प्रश्न है भाई कि मार्शल योजना, है ना, मार्शल योजना क्या है ये आपको बताना है। सभी जानते हैं आप लोग कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अमेरिका ने जो यूरोप की हालत खराब हो गई थी, विशेष करके पश्चिमी यूरोप की, तो उन लोगों को जो सैनिक सहायता उपलब्ध कराई थी वो मार्शल योजना के नाम से जानी जाती है। आप लिखेंगे कि मार्शल प्लान, मार्शल योजना या मार्शल प्लान एक ही बात है। और इसमें क्या हुआ था कि पश्चिमी यूरोपीय देशों के लिए अमेरिका का एक राहत सहायता कार्यक्रम था। अमेरिका ने उन पश्चिमी देशों को, पश्चिमी यूरोपीय देशों को राहत देने के लिए एक सहायता कार्यक्रम चलाया था, विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए। इसे द्वितीय विश्व युद्ध यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945। तो इसके बाद में, है ना, इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 1948 में प्रारंभ किया था भाई, 1948 में इसे प्रारंभ किया था। इसे कई भू राजनीतिक विशेषज्ञों द्वारा अब तक का सबसे प्रभावी अमेरिकी विदेशी सहायता कार्यक्रम जो है वो माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्शल योजना के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और अगला है हमारा क्वेश्चन, आसियान का विस्तृत रूप लिखिए। वैसे हम कर चुके हैं, बड़ा जो प्रश्न हमने किया था वहां पे हमने देखा एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ओके, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको लिखना है एसोसिएशन आसियान, ए फॉर एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां प्रश्न है, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस हमने इसमें शामिल किए हैं, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, सारे प्रश्न आपके इसमें हो जाएंगे। और जो बड़े प्रश्न जब करते हैं ना, छोटे प्रश्न ऑटोमेटिक आपके उसमें कवर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखो लिखा है कि सन 1967 में किन देशों ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की थी? तो आसियान पहले तो क्या है हम पहले देख चुके हैं, कौन कौन से देशों ने इसकी स्थापना करी थी, और इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। तो आपको लिखना है कि आसियान जो है ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, ओके, जो एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है
वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये इसका आदर्श वाक्य है। वन विजन, वन आइडेंटिटी और वन कम्युनिटी। ठीक है। 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रतिवर्ष भाई, 8 अगस्त को। ओके, 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आसियान का जो सचिवालय है, यानी कि इसका जो मुख्यालय है, वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ओके, इसका जो मुख्यालय है, सचिवालय यानी जो इसका मुख्यालय है, तो मुख्यालय कहां पर है भाई इसका? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। 1967 में आसियान घोषणा पत्र, या इसे बैंकॉक घोषणा भी कहते हैं, आसियान घोषणा पत्र भी कहते हैं, इसे बैंकॉक घोषणा पत्र भी कहते हैं, पर संस्थापक राष्ट्रों के द्वारा हस्ताक्षर करने के साथ आसियान की स्थापना हुई थी। 5 राष्ट्र इसके संस्थापक सदस्य थे, और इसके जो संस्थापक सदस्य थे उसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है और थाईलैंड है। ये 5 इसके संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुए। मैं आशा करता हूं अच्छी तरह से आपको यह समझ में आ गया होगा। और अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और अगला अपना प्रश्न है आसियान शैली किसे कहते हैं? देखो, आसियान देशों की अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति है उसे अपन आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। कैसी शैली? पहले तो ध्यान रखना ये अनौपचारिक है। ओके, लिखा हुआ नहीं है कहीं पर, औपचारिक नहीं है, एक अनौपचारिक, टकराव रहित, आपस में कोई किसी प्रकार का टकराव नहीं हो, और सहयोगात्मक मेल मिलाप की जो नीति है वो क्या कहलाती है भाई? आसियान शैली कहलाती है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न है, और 11वां प्रश्न जो है इसको अच्छी तरह से समझिएगा। गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ? ध्यान रखना, इसमें भी 2 प्रश्न है। हमने पहला प्रश्न किया था, मैंने आपको बताया था जब 2 प्रश्न होते हैं तो दोनों प्रश्नों का अलग अलग आंसर आपको देना होता है। तो यहां पर भी जो है ना 2 प्रश्न है, और आपको दोनों का अलग अलग जवाब देना है। पहला तो यह कि गुट निरपेक्षता से अभिप्राय क्या है, और दूसरा है कि इसका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ था। तो पहले तो अपन लिखेंगे कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है शीत युद्ध के दौरान दोनों महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में से किसी भी गुट में सम्मिलित न होना, और इन गुटों के सैनिक गठबंधनों और संधियों से अलग रहना, अर्थात विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। भाई कहा न तो हम दोनों, जो उस समय की जो दोनों महाशक्तियां थी जिनके बीच में आपस में टकराव चल रहा था, कहा कि हम किसी भी गुट का समर्थन करें, न तो समर्थन करेंगे और न हम किसी का विरोध करेंगे। ठीक है, गुट निरपेक्षता का यह अर्थ है कि महाशक्तियों के गुटों से अलग रहकर ये देश जो है ना, ये क्या करेंगे? अपनी नीति का निर्धारण स्वतंत्र रूप से करेंगे, न कि किसी गुट के दबाव में आकर के। अब अपने देश के जो हित हैं उसको ध्यान रखते हुए हम हमारी विदेश नीति का जो है वो क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। किसी भी राष्ट्र के दबाव में आकर के हम हमारी विदेश नीति का जो है वो निर्माण नहीं करेंगे। आगे देखो, इसका लिखना है कि अब इसका जन्म जो है वो किन परिस्थिति में हुआ था। तो आपको लिखना है कि इसका जो जन्म हुआ था, इसका जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो जन्म हुआ था, उसमें आपको लिखेंगे कि जिसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में चल रहे शीत युद्ध के दौरान हुआ था। 1961 में आपको याद होगा इसकी पहली जो बैठक हुई थी 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। और गुट निरपेक्षता का मुख्य उद्देश्य भी स्वयं को शीत युद्ध से अलग रखना था। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य देश है, और संस्थापक सदस्य जो इसके 5 जो संस्थापक सदस्य थे उनके नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, याद कर लीजिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे नाम के नाम से जाना जाता है, NAM, नाम मतलब N फॉर नॉन, A फॉर अलाइनमेंट और M फॉर मूवमेंट। ओके, तो नाम के नाम से जाना जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिन्होंने निश्चय किया है कि वे विश्व के किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा,
इन्होंने मिलकर के आरंभ किया था और इसकी स्थापना अप्रैल 1961 में हुई थी। 2012 में इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 120 हो गई बढ़कर के, ठीक है। तो 120 राष्ट्र जो हैं इसमें शामिल हैं। इतना विशाल ये जो है वो संगठन है गुटनिरपेक्ष संगठन, ठीक है। चलिए, और इसी तरीके से अभी हमने इतने जो क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेगा आपको। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वो आपको जल्दी मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद। लेकिन मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो जो आप टॉपिक चाहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।